हेलो झारखंड, वेलकम टू लर्नर्स क्राइज एजुकेशन। तभी फेस्टिवल तो सेलिब्रेट हो ही गया। आइए अब बैक टू द स्टडी। बहुत लोग को मैं तो सोचा कल वीडियो कोई देखेगा ही नहीं, बट कल भी वीडियो आप लोग देखे, थोड़ा बहुत अच्छा ही रहा। और बहुत लोग देखिएगा पुराने जो वीडियो थे उसके नीचे भी कमेंट कर रहे थे, यानी कि फेस्टिवल होने के बावजूद भी बहुत लोग स्टडी कर रहे हैं। तो यही तो होता है यार, परसिवरेंस। आप लोगों को ना अगर सक्सेस पाना है तो लाइफ में एक और एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो रखना है, परसिवरेंस। लगातार काम करना है, छोड़ना नहीं है। 6 घंटा 7 घंटा 8 घंटा तो कम से कम आपको कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम अगर निकालना हो तो उतना तो पढ़ना ही चाहिए। तो इतना कम से कम 24 घंटा में आपको निकाल लेना है, और बाकी जो समय बचेगा उसी में बाकी दुनियादारी करना है, तभी जाके सफलता मिलेगा। छोड़ छोड़ के पढ़ने से कुछ नहीं होता है। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 56। और आज का जो टॉपिक होगा जो क्लोज टेस्ट रहेगा, पैसेज और पैराजम्बल्स। आप लोग देखोगे पैसेज रहता है उसमें कुछ स्पेस को छोड़ दिया जाता है, उसमें ग्रामर से या फिर करेक्ट वर्ड से उसको फिल करना होता है। तो उसी को देखने वाले हैं। पता तो होगा कि 30% जो है आपको मार्क्स लाना है। उसमें भी 30 क्वेश्चन जो है वो आपका ग्रामर सेक्शन से रहेगा और 30 क्वेश्चन पैसेज से रहेगा। और ये जो पैसेज आएगा ना, उसका एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, वो भी बहुत सारा पोर्शन ग्रामर से रहेगा। पैसेज में आप लोग को पूछने का एक तरीका यह भी होता है कि पैसेज में भी आपको सिनोनिम पूछ देंगे, हो सकता है एंटोनिम पूछ देंगे, तो इस तरह से भी पैसेज में पूछा जाता है। और पैरा जंबल बहुत ज़्यादा ग्रामर पे रहता है। ओके, तो सब चीज़ को डिस्कस करूंगा। देखिए आज का क्लास काफ़ी फ्रूटफुल रहेगा। क्लोज टेस्ट को कैसे सोल्व किया जाता है आइए थोड़ा सा चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपका एक कमेंट आया था उसका मैं आंसर देना चाहूँगा। इनका एक मैसेज था कि क्या इंग्लिश जो इंग्लिश नहीं आता है तो सिर्फ हिंदी करके जाऊँ तो हो जाएगा। तो इस चीज़ पर मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि देखिए आप लोग का पेपर 1 में क्या सिलेबस मेंशन है, हिंदी भाषा ज्ञान और हिंदी और इंग्लिश भाषा ज्ञान, यही अंग्रेजी भाषा ज्ञान। यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों का आप लोग का नॉलेज होना चाहिए। आप लोग को 30% लाना है तो दोनों को मिलाकर लाना है। आप लोग कोई डिपार्टमेंट जाइएगा तो सिर्फ हिंदी लेकर जाइएगा, इंग्लिश का आपको नॉलेज है ही नहीं, तो कैसे काम चलेगा। तो जो एग्जामिनर है उसको आपको दोनों का टेस्ट करना है ना, 30% लाना है तो दोनों करना है। होता क्या है ना, कभी कभी जेसीसी को पता है कि एग्जाम तो होता नहीं, एग्जाम भी होता है तो कि हर केस हो जाता है, इतना बवाल चलता रहता है। उसमें भी जो है से आप लोग सिर्फ हिंदी और इंग्लिश करके आ जाते हैं। और अगर वह चेक करने लगे कि चलिए इंग्लिश आपने नहीं बनाया है, दोनों देखेंगे हम कि ठीक है कि दोनों में से आ रहा है कि नहीं, कि अब दोनों पार्ट से आप लोगों ने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है या नहीं। और ऐसा कर लेगा तो आप लोग छट जाएंगे। तो पेपर कितना भी अच्छा होगा आपका, पेपर 2 और 3, तो पेपर 1 के चलते जो है से आपका गड़बड़ हो जाएगा। तो इस तरह से करके मत जाइए। तो इतना मतलब कमजोर तो इंग्लिश नहीं होगा, थोड़ा बहुत अगर कोशिश कीजिएगा तो 30 क्वेश्चन में से कम 5-10 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर सकते हैं ना, उतना भी कर लीजिए, हो जाएगा। ओके, उतना टेंशन लेकर नहीं चलना है। ओके ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंस्ट्रक्शन को रीड कर लिया जाए। इन द फ्लोइंग पैसेज सम वर्ड्स हैव बीन डिलीटेड, रीड द पैसेज केयरफुली एंड सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शंस टू फिल इन ईच ब्लैंक। ईच ब्लैंक पे आपको भरना है। तो इसी को क्लोज टेस्ट कहा जाता है। पैसेज से कुछ वर्ड्स हैं डिलीट कर देंगे और बोलेंगे कि भरिए भाई। तो सबसे पहले आपको ध्यान से पढ़ लेना है। पैसेज भी यही बोल रहा है कि ध्यान से आपको पढ़ लेना है, उसके बाद उसको भर देना है। और बहुत सारा सेक्शन देखिए, यहाँ पे ओवर है, अगेंस्ट है, एलोंग है, एबव है। सारा जो आप लोग को देखने को मिल रहा है यह प्रीपोजिशन है। तो कहने का मतलब है कि जो ग्रामर वाला सेक्शन है वह पार्ट एंड पार्सल है, उसके बिना काम चलेगा ही नहीं। तो ग्रामर को आपको अच्छे से करना है, ठीक है, तभी जाकर ये सब बनेगा। तो आइए सबसे पहले तो इसको अच्छे से रीड कर लेना है ताकि इसका मीनिंग आपको समझ में आ सके, तब जो है उसको फिल करेंगे। ओके, तो आइए रीड करते हैं इसको थ्रूली। वन डे ऑफ फ्यू हंटर्स केम इनटू द फॉरेस्ट एंड टुक द लायन विथ देम। एक दिन क्या हुआ कि कुछ हंटर हैं जंगल में आए और लायन को अपने साथ ले गए। नहीं कहने का मतलब लायन वेट कर रहा था, नहीं लायन है भाई, वो कोई चूहा नहीं है कि उसको पकड़ कर ले गए। चलिए, तो इंसान तो मतलब इंसान क्या बोले, इंसान तो एक बहुत ही गजब टाइप का जानवर है, किसी को भी अपना शिकार बना सकता है। तो यही था, लायन को अपने साथ ले गए। दे टाइड हिम अप डैश अ ट्री, यानी कहने का तात्पर्य है ट्री से बांध दिए होंगे। अब भाई लायन है तो उसको तो ऑब्वियस सी बात है, खंभा में बांधेगा तो तुरंत भाग जाएगा। ओके, द लायन वॉज डैश टू गेट अवे एंड स्टार्टेड टू विम्पर। तो उसके बाद लायन क्या कर रहा होगा, हाथ पैर मार रहा होगा कि छूट जाए भाई हम, और विम्पर मतलब रियाने लगा, चिल्लाने लगा। उसके बाद क्या हुआ, डैश अ माउस वॉकड पास्ट एंड नोटिस द लायन इन ट्रबल। ओके, तो उसके बाद एक लायन जो है से पास हो रहा था वहां से, तो देखा कह रहे भाई क्या हुआ है, शेर तो ऐसे मतलब जाल में बंधा हुआ है। ही क्विकली रैन, अब देखिए शेर को तो ऐसे आप रख नहीं सकते, वो नेट से उसको पकड़ा गया था, आगे आपको समझ में आ जाएगा। ही क्विकली रैन एंड डैश ऑन द रोप्स टू सेट द लायन फ्री, यानी कि लायन को जो है से रोप से रस्सी से बांधा गया था। ओके, नेट भी हो सकता है। तो उसका जो रोप था उसको क्या कर दिया, उसको काट दिया, ठीक है, काटा होगा ऑब्वियसली, तब जो लायन है से फ्री हुआ होगा।
बोथ ऑफ देम डैश इनटू द जंगल, ठीक है, उसके बाद दोनों ऐसे जंगल में चले गए, ठीक है, उसके बाद कहानी पता नहीं है। तो पैसेज का सार समझ में आया, जो इसका समरी है आपको सिनेप्सिस समझ में आना चाहिए कि यह क्या कहने का तात्पर्य है। इसका कहने का तात्पर्य है कि एक जंगल में एक बार कुछ लोग गए, वहां से लाइन को लाए, उसको बांधे थे, उसके बाद वह से अपने आपको सेट कर फ्री करने के लिए वहां से रिरिया रहा था, विम्पर कर रहा था। एक चूहा जो है वहीं से गुजर रहा था और चूहा देखा कि लाइन बंधा हुआ है तो उसका रस्सी को ऑब्वियसली काट दिया होगा, उसके बाद दोनों जंगल में चले गए। यही इस पैसेज के यह पैसेज आप बोल रहा है। ओके, अब फिल करते हैं अच्छे से, ध्यान समझिएगा और कुछ वर्ड से बताऊंगा, ध्यान रखिएगा। वन डे ऑफ फ्यू जो वर्ड होता है ना वह देखिएगा, यह नंबर के लिए यानी कि काउंटेबल नाउन के लिए होता है, ध्यान रखिएगा। A few hunters came into the forest, फॉरेस्ट में कुछ हंटर आए थे, and took the lion with them, अपने साथ लायन को ले गए, क्लियर। They tied him up, ध्यान दीजिएगा, they tied him up dash a tree। आपके पास ऑप्शन है ओवर, along, against और above। ओवर का यूज और एबव का यूज कहाँ पे करते हैं, पहले इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, आपको समझाते हैं कि ओवर और एलोंग का यूज ओवर और एबव का यूज कहाँ पे करते हैं। उसके बाद अगेंस्ट पे भी आएंगे और एलोंग पे भी आएंगे। देखिए, जो कभी भी आप लोग इसको देखते हैं एबव और ओवर, समझिए एबव जो होता है ना पोजीशन में, अगर मान लेते हैं आप यहाँ पे खड़े हैं तो आपसे ऊपर कोई चीज़ है तो उसके लिए जो है आप लोग एबव यूज किया जाता है कि हमारे ऊपर है, ध्यान दीजिएगा, समझ रहे हैं। तो आपके जस्ट एकदम बोल सकते हैं कि परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर भी हो सकता है, उस केस में भी एबव यूज करना है, इस केस में भी आपको एबव यूज करना है, इस केस में भी आपको एबव यूज करना है, यानी कि आप यहाँ हैं उससे ऊपर है और इसे आपके एकदम ही ऊपर है और इस साइड में भी है, तो भी इस केस के लिए आप लोग एबव यूज कर सकते हैं। बट जहां भी ओवर का सेंस आता है ना प्रीपोजिशन, तो ओवर का मतलब होता है एकदम ठीक ऊपर आपके, यानी कि इस पोजीशन से यहाँ से 90 डिग्री का एंगल बनाकर अगर कोई चीज़ है एकदम ऊपर, तब वहाँ पे ओवर का यूज होता है। तो आई होप ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि ओवर और एबव कहाँ पे यूज करते हैं। डायग्राम की हेल्प से तो पूरा क्लियर हो गया होगा। ओके, तो देख लीजिएगा, तो यहाँ पे दो प्रीपोजिशन का कवर हो गया है, ओवर और एबव, बहुत सारे यूजेज हैं, तो कुछ मैं बता दिया। आगे आते हैं एलोंग के बारे में, क्योंकि अगेंस्ट इसका आंसर है, चर्चा करेंगे उसके बारे में। एलोंग का यूज होता है, जैसे मान लेते हैं कोई चीज़ के आप लोग साथ साथ चलते हैं ना, तो वहाँ पे प्रीपोजिशन एलोंग यूज होता है। जैसे कि मान लेते हैं कोई एक पर्सन था, ओके, पर्सन था, तो वहाँ पे ये जो रास्ता है उसके जो है यहाँ से चल आ रहा है ऐसे, तो बोलेगा कि एलोंग द रोड मैं चल रहा हूँ, एलोंग द रोड। ओके, और एक और चीज़ होता है कि जैसे रिवर है तो उसके किनारे पे आप लोग चल रहे हैं, तो वहाँ पे भी एलोंग का यूज करते हैं। तो एलोंग का यूज आप लोग कोई चीज़ के साथ साथ चलते हैं, ओके, तब जाकर जो है एलोंग का यूज किया जाता है, समझ रहे हैं। तो वहाँ पे एलोंग होता है, समझ गए। अगेंस्ट का यूज यहाँ पे इसीलिए हुआ क्योंकि टाई के साथ यहाँ पे प्रीपोजिशन अगेंस्ट लगता है। टाई हिम ऑफ अगेंस्ट अ ट्री, एक ट्री था इस तरह का, ओके, ट्री देख लीजिएगा, उसके साथ जो है लाइन को जो है यहाँ पे बांध दिया गया था इसको, ठीक है, इस लाइन को बांध दिया गया था। चलिए, तो इस लाइन को यहाँ बांध दिया गया था, तो वहाँ पे टाई अगेंस्ट प्रीपोजिशन होता है, किसी के साथ बांध देना, किसी के सहारे यहाँ पे, तो वहाँ पे टाई अगेंस्ट किया जाता है बांध देने के इसमें ना। तो टाई के साथ प्रीपोजिशन अगेंस्ट आ गया, तो इसीलिए इसका आंसर हो गया। बाकी सारा तो मीनिंग आपको समझा ही दिया, अच्छे से देख लीजिएगा। अब देखिए इसका फिल नंबर 2 है यहाँ पे, द लायन वाज डैश टू गेट अवे एंड स्टार्टेड टू विम्पर, यानी गेट अवे का मतलब वो अपने आप को छुड़ाने के लिए जो है से कोशिश कर रहा था, तो और विम्पर करने लगा, यानी कि रिरियाने लगा, ओके, गुरगुराने लगा, तो उस तरह की हरकत कर रहा था। तो लायन वाज, अब देखिए सेंस क्या है, ऑफ यू केम इनटू है ना, तो केम कहने का मतलब भैया पास्ट का जो है पैसेज पास्ट टेंस में है। तो लायन जो है पास्ट टेंस में कुछ काम कर रहा था, तो पास्ट टेंस में किसी एक्शन को कंटिन्यू करने के लिए किसका यूज करेंगे, ऑब्वियसली बात है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। तो यहाँ पे वाज के साथ भी पूरा आना चाहिए, द लायन वाज स्ट्रगलिंग टू गेट अवे एंड स्टार्टेड टू विम्पर, कहने मतलब अपने आप को सेट फ्री करने के लिए, यानी कि छुड़ाने के लिए वह स्ट्रगल कर रहा था। तो वाज के साथ यहाँ पे बिफोर फॉर्म सही जाएगा, वाज स्ट्रगलिंग ना। पास्ट में किसी एक्शन को कंटिन्यू अगर है तो उसको शो करने के लिए हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे, ऑब्वियसली बात है, आपको समझ में आ चुका होगा, एकदम ईजी चीज है। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है, जो फिलर नंबर 3 है, फिल नंबर 3, डैश अ माउस वॉक्ड पास्ट एंड नोटिस द लायन इन ट्रबल। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे वॉक्ड पास्ट का मतलब आपको समझ में आना चाहिए, कहने का मतलब है कि लायन यहाँ पे था, इसका पोजीशन आपको समझा देते हैं। उसके बाद माउस जो है यहाँ से पास कर रहा था, यहाँ से ऐसे ऐसे पास किया यह माउस, ओके, तो यहाँ पे पास करते हुए अचानक से देखा हुआ, तो वॉक पास्ट का मतलब यही होता है कि मतलब कि आप कहीं पे स्पीड में जा रहे हैं, चूहा को देखिएगा ना तो वो आराम आराम से नहीं चलता है, धीरे नहीं, स्पीड में पार होता है चूहा, ठीक है। डैश अ माउस वॉक पास्ट एंड नोटिस द लायन इन ट्रबल, कहने मतलब पास हो रहा था, तो पास होते हुए तो देखा पीछे मुड़ कर, भाई ये लायन क्या हो रहा है भाई इसको, भाई तो पीछे मुड़ कर देखा था यार, ठीक है, कि लायन यहाँ पे बंधा हुआ है।
उसके बाद ध्यान दीजिए, तो वॉक पास्ट का मतलब यही होता है कि यानी कि गुजरने के दौरान देखना। ओके, एंड नोटिस द लाइन इन ट्रबल, लाइन को ट्रबल में देखा। एक इंपॉर्टेंट चीज आपको और बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा, यह आपको ग्रामर में कहीं ना कहीं काम आएगा। इन ट्रबल जो वर्ड आपको देखने को मिल रहा है, इन ट्रबल, ये सब ना इडियोमेटिक यूज होता है। कभी भी इनर ट्रबल, इनर डिलेमा, ये सब यूज वर्ड नहीं होता है ना। तो इनर ट्रबल रहेगा या इनर डिलेमा, तो वहाँ पे एरर हो जाएगा। इन ट्रबल या इन डिलेमा यूज होता है, ध्यान रखिए। डिलेमा मतलब ट्रबल होता है। ये सब क्वेश्चन ना पास्ट में बने हुए हैं अलग अलग एग्जाम में, तो इसीलिए मैं बता देता हूँ, अभी आया है तो यहाँ भी यूज नहीं किया हुआ है, ध्यान दीजिए। तो पढ़ना आपको इसी तरह से, तो ग्रामर का अच्छा से नॉलेज होगा ना, तो एकदम दिखेगा, मजा आ जाएगा। उसके बाद समझ गया, तो यहाँ से क्या भरना था, डैश। तो यानी फिर नेवर द लेस, ऑल्दो, बट, सून। नेवर द लेस मतलब होता है फिर भी, ऑल्दो मतलब होता है हालांकि, बट मतलब होता है किंतु परंतु, ठीक है, लेकिन। सून मतलब होता है तुरंत, हाल ही में, ठीक है, यानी कि जल्दी ही। तो वह तो कोशिश कर रहा था, तो सून अ माउस वॉक्स पास, यानी कि जल्दीबाजी में ही, यानी कि जल्दी ही एक माउस ऐसे पास हुआ, जल्दबाज, ठीक है। तो जल्द ही जो ऐसे एक माउस पास कर रहा था, तो सून वर्ड यहाँ पे सही चला जाएगा। क्या कहना है, सून अ माउस वॉक पास्ट एंड नोटिस द लायन इन ट्रबल, यानी कि जल्द ही जो वह कोशिश कर रहा था लायन, उसका जल्दी ही जो है से एक माउस आया था। तो ध्यान से समझिएगा, सून वर्ड ही लगेगा। नेक्स्ट है फिलर नंबर 4, ही क्विकली रैन। ही मतलब किसके लिए यूज हुआ है यहाँ पे यह माउस के लिए यूज हुआ है। ही क्विकली रैन एंड डैश ऑन द रोप्स टू सेट द लायन फ्री। सेट फ्री का मतलब होता है किसी को, सेट फ्री का मतलब होता है रिहा कर देना, ठीक है। तो ही क्विकली रैन, यानी कि जल्दी ही वहां पे आया, दौड़कर जा रहा था तो लौट के आया। एंड डैश लायन, क्या होगा, एंड डैश ऑन च्यू, ग्नेव्ड, निबल या फिर बिटेन। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ग्नेव्ड वर्ड सही होगा ना। ग्नेव्ड मतलब होता है ना कुतर देना। मैं जो आपको याद होगा शिकारी वाला था, और शिकारी और जो लायन और चूहा कहानी था, आपको याद होगा। तो वहाँ से जब मैं उसका स्टोरी को पढ़ा था, तो उसी समय से मुझे वर्ड याद है ग्नेव्ड। ग्नेव्ड मतलब होता है कुतरना ना, उसको ध्यान रखिएगा। ची मतलब चबाना होता है, बिटन मतलब काटना होता है। निबल जो वर्ड है, ये निबल जो होता है, ऐसे आप लोग तो कंप्यूटर में पढ़े होंगे, हाँ बाइट इसको बोला जाता है, फॉर योर नॉलेज। तो निबल जो है, इसका मतलब होता है ना कुतर कर खाना। जैसे चूहा गिलहरी को देखिएगा, उसको मूंगफली दे दीजिएगा तो कुतर कुतर को कोई चीज़ खाता है, ठीक है, कोई चीज़ को फोड़ फोड़ खाने में बड़ा मजा आता है उन लोगों को। तो निबल जो है से इसका यूज हो जाएगा। तो गनेवड ही यहाँ पे सही चला जाएगा, बिटेन और च्यू तो लगेगा ही नहीं, ठीक है, समझ लीजिएगा। तो ओके, तो यहाँ पे गनेवड हो जाएगा, गनेवड मतलब कुतर देना होता है। तो उसके बाद लाइन फ्री हो गया, ऑब्वियस सी बात है। जो लास्ट जो आता है फिल, बोथ ऑफ देम, दोनों क्या हो गए, डैश इनटू द जंगल, यानी कि स्पीड अवे, स्पीड ऑफ, स्पीड अप या फिर स्पीड्स ऑफ। यहाँ पे थोड़ा सा ना मिस्टेक है, इसको पीडीएफ में सही कर दूंगा। स्पीड ऑफ होना चाहिए, ASPED, एक ई ज़्यादा हो गया है ना, स्पीड ऑफ यूज होगा। तो यहाँ पे स्पीड ऑफ मतलब होता है जल्दीबाजी में भागना ना। पता चला कि फिर से आदमी लोग देख लिया, ठीक है, तुम लोग सबसे भयंकर जानवर है पूरा पृथ्वी का इंसान। तो ही क्विकली रैन एंड डैश ऑन द रोप्स ऑफ द लैंड सेट फ्री, बोथ ऑफ देम स्पेड ऑफ इनटू द जंगल, यानी कि जल्दीबाजी में वहां से टेक ऑफ होगा, यानी कि फ्लाइट पकड़ लिए, समझ रहे हैं। तो इस तरह से इसका मीनिंग होगा। बोथ ऑफ के बाद यहाँ पे आपको ध्यान रखिएगा, बोथ ऑफ के बाद ना यहाँ पे जो नाउन या प्रोनाउन आएगा वो प्लूरल में आता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो देम यहाँ पे प्लूरल सेंस में यूज है। ये सब ग्रामर में कुछ पोर्शन है, तो साथ में आपको ये भी बताते चलूंगा। फर्स्ट क्लोज टेस्ट कंप्लीट होता है, आते हैं सेकेंड क्लोज टेस्ट पे। फिर से वही कहानी है, आपको रीड कर लेना है पैसेज को अच्छे से। उसके बाद जो सुटेबल वर्ड होगा उसको फिल करेंगे। कुछ ग्रामर का ही पोर्शन होगा, कुछ सुटेबल करेक्ट वर्ड होता है जहाँ पे आपको फिल करना है मीनिंग के बेसिस पे। तो ये सब ही होता है। तो रीडिंग स्किल सही नहीं रहेगा तो ये सब नहीं होने वाला है। रीडिंग आप लोग जरूर कीजिए, कोई भी चीज़ कीजिए। छोटे भाई बहन होता है उनको पढ़ाइए, पहले छोटा छोटा बुक जो होता है उसको पढ़ाइए। उसके बाद कुछ द हिंदू या कोई भी न्यूज़पेपर हो, उसका कुछ आर्टिकल्स आता है एडिटोरियल का, उसको रीड कीजिए, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। एक दिन में आज तक कुछ नहीं हुआ है, पृथ्वी का निर्माण में बहुत वर्ष लगा है। चिल्ड्रेन नीड टू बी टाउट द इंपोर्टेंस ऑफ हाइजीन अर्ली ऑन। कहने का मतलब है कि जो चिल्ड्रेन होता है उनको सिखाइए भाई, किसका क्या सिखाइए, इंपोर्टेंस ऑफ हाइजीन। हाइजीन मतलब स्वच्छता के बारे में सिखाइए। अर्ली ऑन मतलब पहले से ही, सो दैट इट बिकम्स अ डैश। कहने का मतलब है कि पहले से सिखाइए ताकि वह कुछ बन जाए। अब देखते हैं, आप फिर से इसको रीड कर लेंगे, उसके बाद ऐसे फिर से आएंगे उस, ठीक है। हाइजीन के बारे में बन्ना गुप्ता बताएंगे, हेल्थ मिनिस्टर ऑफ झारखंड। चिल्ड्रेन आर द मोस्ट डैश टू हाइजीन रिलेटेड डिसऑर्डर्स लाइक स्किन इश्यूज, रैशेस, इन्फेक्शन, सोन्स एक्सेट्रा। कहने मतलब चिल्ड्रेन जो होता है देखे होंगे, उन लोग को बहुत सारा इन्फेक्शन जल्दी हो जाता है, ओके, बीमार भी उन लोग फ्रीक्वेंटली पड़ते हैं। तो ये सब होता है। तो चिल्ड्रेन जो होता है सबसे ज़्यादा उन लोग क्या होते हैं, आप फील करेंगे तब समझ में आएगा। तो वो सब में उन लोग काफ़ी ज़्यादा डिसऑर्डर देखने को मिलता है, जैसे स्किन इश्यू हो गया कोई, ओके, वहाँ पे जलन हो रहा है, या फिर रैश कहीं पे छोटा छोटा चकता उठ गया, उसमें जो है से जलन हो रहा है, तो इस तरह से कहानी देखने को मिलेगा। इन्फेक्शन हो जाता है। टीच देम अर्ली ऑन, ठीक है, पहले से टीच का स्पेलिंग बोला था थोड़ा सा।
टीच देम अर्ली ऑन अबाउट व्हाट, यानी कि पहले से उनको सिखाना है कि व्हाट टू, देखेंगे आपको क्या सिखाना है। तो बच्चों लोग यही होते हैं, बच्चों लोग को सुने होंगे कोरा कागज होते हैं, उनको पहले से जैसे सिखाइएगा वैसा ही बन जाएगा। आप लोग दो सुख सावक पढ़े हैं ना, दो सुख सावक, जो एक होता है तोता, वह ऋषि, जब तूफान आता है तब कहानी पढ़े होंगे छोटा में, ये सब ना मोरल चीज होता है, इसको ना लाइफ में आपको इंप्लीमेंट करना चाहिए। ओके, छोटे छोटे चीज पर आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, इसीलिए आपने बड़ा बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। छोटे छोटे चीज़ों को ऐसे ठीक कर लीजिए लाइफ में, बड़ा बड़ा चीज़ अपने आप सॉर्ट चला जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हाँ, बात कर रहा था, वहाँ पे पढ़े होंगे दो सुख सावक में, तो एक तोता होता है और दो तोता होता है। तो तूफान आता है तो एक जगह ऋषि मुनि के आश्रम में चला जाता है, दूसरा चोरों की बस्ती में चला जाता है। तो एक जो ऋषि मुनि के आश्रम में जाता है वह वैसा ही संस्कार सीख जाता है, अच्छे संस्कार के। देख आइए, जो नया कोई अगर आता था आगंतुक तो उसको बोलता था कि आइए आश्रम के मीठे फल ग्रहण कीजिए, यहाँ का जल लीजिए, ये सब जो है से कुछ बोलता था, ठीक है, स्वागत करता था। दूसरा आता था जो तोता, तो अगर कोई पर्सन आता था तो क्या बोलता था कि देखो उसके गले में, ठीक है, मोतियों की माला है, उसके हाथों में हीरे की अंगूठी है, उसको छीनो पकड़ो, मतलब ऐसे ऐसे बोलता था। तो समझ रहे हैं। तीसरा से होता है बच्चे भी होते हैं, बच्चों को भी सिखाइए अच्छे से, ओके, वे लोग सीख जाएंगे, ओके, जिस तरह से ढालिएगा ढल जाएंगे, ठीक है। जिद तो करेगा उन लोग, ठीक है, बट उन लोग को जिद नहीं करने देना है, ओके, उन लोग को संभालना है, ठीक है, जिससे संभालिएगा बाद में वही काम आने वाला है। उसका देखते हैं, हो गया यहाँ तक व्हाट टू डैश। टीच देम दैट टेकिंग अ फ्यू डैश मेजर्स टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, उसके बाद इन्फेक्शन दो बार कैसे हो गया है, इन्फेक्शंस एंड डिजीजेज, उसके बाद जो है से कुछ कुछ जो है से उनको समझाइए कि कुछ अगर मेजर है, यानी कि कुछ स्टेप आप लोग उठाते हैं तो प्रिवेंट कर सकते हो इन्फेक्शन को, डिजीज को, ठीक है। तो एक और फील है। तो इस तरह से कुछ कहानी है बच्चों लोग के बारे में है, उसको बताना है, ठीक है, कि आप लोग तो पता है बच्चे भविष्य होते हैं, ठीक है, किसी देश के भविष्य होते हैं, तो उन्हीं को प्रोटेक्ट करने की आवश्यकता सबसे ज़्यादा होता है। तो उनको जैसे प्रोटेक्ट करने की बात है, तो उनको सिखाने के बारे में बात किया जा रहा है कि अर्ली टाइम से जो है से आप लोग उन लोगों को शिक्षा देना है, ताकि आगे चलकर जो है से उन लोग का ये जो है से हैबिट में बन जाए, ठीक है, ताकि उन लोग अच्छे से ये काम को कर सकें, ठीक है, किसी को बताना नहीं पड़े। तो आते हैं अब फील्ड नंबर फर्स्ट को, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे दिया हुआ है इंपोर्टेंस ऑफ हाइजीन अर्ली ऑन सो दैट इट बिकम्स और डैश। देखिए भराएगा हैबिट, क्यों हैबिट भराएगा, रीड कर लीजिए। चिल्ड्रेन नीड टू बी टाउट द इंपोर्टेंस ऑफ हाइजीन अर्ली ऑन सो दैट इट बिकम हैबिट, पहले से उनको सिखाना है ताकि सीखते सीखते उन लोग का हैबिट बन जाए। अब देखिए मान लेते हैं कि इंसान जो है सर रात में सोता है, दिन में उठता है, तो रेगुलर काम जो है ना से आप लोग यही करते रहते हैं तो हैबिट हो जाता है। तो पहले से सिखाते जाइएगा तो वह एक हैबिट बन जाता है। कोई चीज़ यानी कि रेगुलर एक्टिविटीज अगर किया जाता है तो आपका हैबिट में आ ही जाता है, फिर उसको करना नहीं पड़ेगा। जैसे इंसान लोग को आपने देख लीजिए, मैं बताया कि जो है से रात को इंसान सोता है और दिन को जागता है, तो सुबह होगा तो सबका नींद टूट जाता है। और दूसरी बात है कि किसी किसी का 10 बजे नींद टूटता है तो किसी का 1 भी बच जाता है, तो अलग बात है, दूसरी बात है। बट जो नॉर्मल पैटर्न है यही रहता है, ओके, कि जो है से रात को इंसान सोता है और दिन को जागता है। तो उसी तरह से बच्चा लोग को सिखाया जाए तो उन लोग को हैबिट बन जाएगा, तो फिर ये सब करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। खाने से पहले हाथ धो के आएगा, अच्छा सा हाइजीन रखेगा, कपड़ा भी साफ सुथरा रखेगा, तो सब चीज़ उन लोग का हैबिट में हो जाएगा। तो हैबिट ही सही वर्ड होगा, आपको कॉमन सेंस समझ में आना चाहिए। रेगुलर एक्टिविटी कोई होता है तो उसको हैबिट होता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, किसी भी हैबिट के बारे में अगर बात कीजिएगा तो उसका ट्रांसलेशन प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, ध्यान दीजिएगा, ओके। सेकेंड, फिल इन द ब्लैंक देखा जाए, चिल्ड्रेन आर द मोस्ट डैश टू हाइजीन रिलेटेड डिसऑर्डर लाइक स्किन इश्यूज, रैसेज, इन्फेक्शन, वुंड्स एटसेट्रा। सही ऑप्शन इसमें डी चला जाएगा, ससेप्टिबल। ससेप्टिबल का मतलब होता है ज़्यादा सेंसिटिव होना ना, ज़्यादा जो सेंसिटिव होता है उसको बोलते हैं कि ज़्यादा ससेप्टिबल है, ओके। तो पढ़े होंगे आप लोग मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, तो उस समय मैं इसका मीनिंग सर्च कर लिया था तो मुझे पता है, यह थोड़ा सा ना ऐसे होता है। पढ़े होंगे जो फिजिक्स पढ़े होंगे पता होगा उनको, इसको जाइम बोला जाता है। तो वहाँ से जो वर्ड होता है ससेप्टिबिलिटी, उस तब मैं जाकर सर्च किया था ना, मुझे क्लास 12 से ही पता है ससेप्टिबल मतलब सेंसिटिव होता है। तो इस तरह से भी कुछ मीनिंग देखते हैं तो उसको सर्च कर लिया कीजिए। तो सही आंसर इसका डी हो जाएगा, यानी कि 4 नंबर, ससेप्टिबल ही सही वर्ड जाएगा। प्लाइबल मतलब लचीला होता है, इनोसेंट मतलब समझते हैं निर्दोष, और रेस्पॉन्सिबल मतलब जिम्मेदार होता है। तो सही वर्ड यहाँ पे 4 ही जाएगा कि जो चिल्ड्रन होते हैं वह किसी भी डिश के प्रति ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं ना, तो उनको अच्छे से रखना होता है, ओके। साफ कपड़ा में लपेट कर रखा जाता है, मालूम होगा, जब ज़्यादा छोटे रहते हैं तब, ओके। टीच देम अर्ली ऑन अबाउट व्हाट टू डैश, यानी कि पहले से ही उनको जो है टीच करना है, पहले से ही अर्ली ऑन अबाउट व्हाट टू क्या, एवॉइड, रीड, राइट, लर्न, यानी कि पहले से ही आपको डी हो जाएगा लर्न, यानी कि पहले से उनको सिखाना है कि क्या क्या तुमको सीखना है, ठीक है, क्या क्या सीखना है वो चीज़ पर ध्यान देना है। टीच कीजिएगा तो उन लोग लर्न करेगा भाई, ठीक है, क्या करेगा, टीच कीजिएगा तो उन लोग लर्न करेगा कि हाँ भाई क्या जो है से हमको टीच किया जा रहा है, क्या उनको सीखना है। लर्न मतलब सिर्फ पढ़ना नहीं होता, लर्न मतलब सीखना भी होता है, समझ रहे हैं हम। तो टीच करना है देम अर्ली ऑन अबाउट व्हाट टू लर्न, यानी कि क्या उनको सीखना है
उसके बारे में। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, टीच देम दैट टेकिंग अ फ्यू डैश, टेकिंग अ फ्यू डैश, तो क्या डैश देखते हैं, टीच देम टेकिंग ऑफ फ्यू डैश, साइंटिफिक, प्रिकॉशनरी, अनइम्पोर्टेंट या फिर इनसिग्निफिकेंट। तो कहने का मतलब है ना कि प्रिकॉशनरी मतलब होता है पहले से ही सावधानी बरतना। तो कहने के तात्पर्य कुल्लू को सिखाइए कि पहले से ही अगर सावधानी बरता जाए, यानी कि प्रिकॉशनरी मेजर लिया जाए टू प्रिवेंट इन्फेक्शन एंड डिजीज, ठीक है। तो पहले से ही अगर किया जाता है तो उसको प्रिकॉशनरी मेजर बोला जाता है, ठीक है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर होता है, आप लोग को बीमार पड़ने से अच्छा है कि आप लोग उसका इलाज पहले से ही ढूंढ कर रखें। कहने का मतलब डेली एक्सरसाइज कीजिए, पानी अच्छा से पीजिए, अच्छा से नींद लीजिए, अच्छा से काम कीजिए, यानी तो बीमार पड़ेंगे ही नहीं। तो प्रिकॉशनरी मेजर लेना है, ठीक है। पहले से उनको समझा कर रखना है कि इस तरह से तुमको सावधानी बरतना है, ऐसे ऐसे करोगे तो बीमार पड़ सकते हो, तो ऐसा ऐसा काम नहीं करना है। लास्ट जो फिल इन द ब्लैंक है, समझिए इसको, यहाँ पे है टू प्रिवेंट इन्फेक्शंस एंड डिजीजेज इज, पहले इसको कनेक्ट करके समझिए। सेंटेंस यहाँ से है टीच देम दैट टेकिंग ऑफ फ्यू, तो वहाँ से बताया था कि आपको उसमें क्या लगाना है, उसमें जो है फ्यू प्रिकॉशनरी मेजर्स वो बताया था। तो टीच देम दैट टेकिंग ऑफ फ्यू प्रिकॉशनरी मेजर्स टू प्रिवेंट इन्फेक्शन एंड डिजीज इज इम्परेटिव चला जाएगा। इम्परेटिव मतलब होता है कोई चीज़ आवश्यक ना, इसका हिंदी देखिएगा तो इसका मतलब होता है आवश्यक। तो उन लोग को कुछ बताइए कि जो है से टीच करना है कि प्रिकॉशनरी मेजर लिया जाए ताकि किसके लिए, प्रिवेंट किया जा सके इन्फेक्शन और डिजीज, वह बहुत ही इम्परेटिव होता है, यानी कि आवश्यक होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अगर डिजीज को प्रिकॉशनरी मेजर लिया जाए तो उससे बचा जा सकता है, समझ गए। तो इम्परेटिव सही वर्ड यहाँ पे होगा, इसका मतलब आवश्यक होता है ना, इसको देख लीजिएगा। तो यही दो क्लोज टेस्ट था। तो इसी तरह से मीनिंग और ग्रामर का यूज करके बनाया जा सकता है। पैराजम्बल पे मूव करते हैं, इसको सेंटेंस रीअरेंजमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इस तरह से 4 ऑप्शन देंगे, सेंटेंस रहेगा, अब इसको अरेंज कर आपको मीनिंगफुल पैराग्राफ बना देना है, ओके। अब इसको करने के लिए इसको भी थ्रूली आपको रीड करना है और देखना है कि कौन सेंटेंस जो है पहले आ सकता है। पहला सेंटेंस अगर आइडेंटिफाई कर लिए तो जो है काम है आसान हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट और सेकेंड हो गया तो मोस्ट ऑफ द केसेस जो है आपको हो जाएगा पैराजम्बल्स। तो जैसे देखा जाए यहाँ पे, तो फर्स्ट सेंटेंस कैसे पता करें, तो उसमें देखा जाए कोई सब्जेक्ट पर आपको पहचानना है। तो सब्जेक्ट में किसी का नाम हो सकता है, ओके, या जनरल ट्रूथ के बारे में बात करें तो और भी कुछ ऐसा मतलब स्टेटमेंट देगा जिससे सेंटेंस शुरू हो सकता है, जनरल ट्रूथ, तो वहाँ से सेंटेंस वैसे स्टार्ट होता है। जैसे अगर यहाँ पे देखिएगा, इसको अगर अरेंज करने चलें तो 4 पार्ट को पहले पढ़ लीजिए। इम्प्रेस्ड विथ जेन्स पैसेंस विथ एनिमल्स, ही चोज हर फॉर द मिशन टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है, इन 1957 शी वेंट टू केन्या वेयर शी मेट द ब्रिटिश पैलियो एंथ्रोपोलॉजिस्ट लुइस लीकी। उसके बाद है, एज अ चाइल्ड शी वुड वेट फॉर आवर्स टू ऑब्जर्व अ चिकन लेइंग ऑन एग। जेन गुडॉल नाम है एक पर्सन का, जेन गुडॉल ग्रीव अप इन द इंग्लिश टाउन ऑफ बॉर्नमाउथ लिखा हुआ है। तो देखिए, जैसे कि मैं आपको बताया किसी का नाम हो, तो यहाँ पे सबसे पहले देख लीजिए ऑप्शन डी ही आएगा कि जेन गुडेल जो थी से ग्रीव अप यानी कि पली बढ़ी थी इन द इंग्लिश टाउन ऑफ बॉर्नमाउथ, ठीक है। तो बॉर्नमाउथ में जो है से वह पली बढ़ी थी। उसके बाद पहला ही हो गया डी, तो यहाँ सब्जेक्ट भी है, नाम भी है किसी का, तो सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट हो सकता है। उसका देखिए वहाँ पे ग्रीव अप मतलब वहाँ पे पली बढ़ी थी। तो उसके बाद थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि जब पली बढ़ी थी तो उसके बाद बचपन की बात किया जा रहा है, ठीक है, तो यानी बचपन का प्यार है। तो एज अ चाइल्ड सी वुड वेट फॉर आवर्स, जब छोटी थी तो क्या करती थी कि घंटों इंतजार करते रहती थी, किसके लिए, टू ऑब्जर्व अ चिकन लेइंग ऑन एग, यानी कि चिकन कब जो है अंडा देगी, इंतजार करते रहती थी पूरा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, तो ये सारा इसका कहानी है। ऑब्जर्व ये जो वर्ड है, ऑब्जर्व और सी करना में काफी ज्यादा अंतर होता है। सी मतलब देखना होता है नॉर्मली, ऑब्जर्व का मतलब होता है कोई चीज को देखकर उसके बारे में समझना, ठीक है, कि आखिर हो क्या रहा है, कोई कैलकुलेशन करना को ऑब्जर्वेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन आप लोग किए होंगे, ठीक है, और सी करना नहीं लिखा रहता, वहाँ पे ऑब्जर्वेशन रहता है कि क्या क्या आप लोग कर रहे हैं। तो वही ऑब्जर्वेशन और सी में डिफरेंस होता है। नेक्स्ट बात आता है, तो डी और सी अगर मिल गया आपको, पहले डी और सी टिक लगाइए और चले जाइए, हो गया, ज़्यादा टाइम पास नहीं करना है। और बाकी यहाँ पे मीनिंग बता देता हूँ। उसके बाद इन 1957 और इम्प्रेस्ड विथ जेन्स पैसेंस, यानी कि जैन का पेशेंस से इम्प्रेस्ड होकर, ये नहीं लग रहा है कि आगे सेंटेंस इसके बारे में बात करेगा। तो एज ए चाइल्ड के बाद क्या होगा, इन 1957 सी वेंट टू कीनिया, कीनिया में चला गई, ठीक है, वेयर सी मेट द ब्रिटिश पैलियो एंथ्रोपोलॉजिस्ट लुइस लीकी। अब ध्यान दीजिएगा, लुइस लीकी से कीनिया में वह मिली थी 1957 में वह जो थी। तो इम्प्रेस्ड विथ जैन पैसेंस, अब ध्यान दीजिएगा, जब केनिया में गई होगी तभी तो ऐसे जैन का पैसेंस से इम्प्रेस्ड हुआ होगा कोई पर्सन, जो आदमी था, यानी कि क्या नाम था उसका, लुइस लीकी, समझ रहे बात को।
तो इस तरह से समझ सकते हैं कि जब केन्या गई होगी तब जो है से जिनके पैसेंट से एनिमल के प्रति पैसेंस को देखकर जो है से उसको चूज कर ली होगी फॉर द मिशन टू अंडरस्टैंड, यानी कि अपने साथ ले ली थी। ठीक है, तो समझ लीजिएगा इस तरह से इसका कुछ कहानी है। तो इसके बाद जो है से पार्ट जो है बी के बाद यही आएगा। क्यों आएगा समझा दिया, पहले पर्सन आया उसके बाद उसका पैसेंस से इंप्रेस हुआ, तो मीनिंग इसको अरेंज कीजिए, आंसर हो जाएगा DCBA। तो इस तरह से इसको कर लेना है। ठीक है, तो पूरी तरह से मीनिंग बेस्ड था। नेक्स्ट एक और देखिए पैराजम्बल्स, मोस्ट ऑफ देम आर combinations of hydrogen and carbon in varying proportions. Crude mineral oils come out of earth as a thick brown or black liquid with a strong smell. It is a complex mixture of many different substances, each with its different individual qualities. Such hydrocarbons are also found in other forms such as bitumen, asphalt और natural gas. अब ध्यान दीजिए, तो सेंटेंस को अरेंज करने की कोशिश की। जैसा मैं बताया था कि एक जनरल स्टेटमेंट सबसे पहले ढूंढना है। यहाँ पे सब्जेक्ट तो किसी का नाम है तो पता नहीं चलेगा, लेकिन जनरल स्टेटमेंट अगर किसके बारे में बात किया जा रहा है तो यहाँ पे क्रूड ऑयल के बारे में बात किया जा रहा है। अगर चारों को पढ़िएगा तो पता चलेगा क्रूड ऑयल के बारे में बात किया जा रहा है। ओके, तो क्रूड ऑयल कम्स आउट ऑफ द अर्थ, यानी कि बाहर आता है एज अ थिक ब्राउन ब्लैक लिक्विड विथ अ स्ट्रॉन्ग स्मेल, यानी कि स्ट्रॉन्ग स्मेल के जैसा वो बाहर आता है, ब्लैक टाइप का लिक्विड होता है। पेट्रोलियम अगर क्रूड ऑयल देखिएगा तो उसका ऑब्वियसली जो है से एकदम गंदा दिखेगा आपको। उसके बाद उसको रिफाइन किया जाता है तो बहुत सारा प्रोडक्ट निकलेगा, जैसे कि पेट्रोल सबसे शुद्ध होगा, उसके बाद आपको डीजल निकलेगा, केरोसिन ऑयल निकलेगा, मोबी ऑयल निकलेगा, ग्रीज निकलेगा, तो ग्लिसरीन निकलेगा। तो बहुत सारा प्रोडक्ट जो है क्रूड ऑयल को निकाला जाता है। तो हम लोग बाहर से क्रूड ऑयल निकालते हैं, लाते हैं और फिर जो है अलग अलग प्रोडक्ट बनाते हैं और अलग अलग मार्केट में बेचते भी हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं हम लोग। तो इस तरह से हम लोग का कहानी चलता है। तो क्रूड ऑयल के बारे में बात किया जा रहा था। तो क्रूड ऑयल कम्स आउट ऑफ द अर्थ हो गया। उसके बाद इट इज अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ मेनी डिफरेंट सब्सटेंसेस ईच विथ इट्स डिफरेंट इंडिविजुअल क्वालिटी, यानी कि इट जो होता है क्या है, इट जो है प्रोनाउन है, और इट जो प्रोनाउन है यहाँ पे क्रूड मिनरल ऑयल के लिए आया है। देख सकते हैं यहाँ पे यह सिंगुलर नाउन है, और सिंगुलर नाउन के लिए यहाँ पे जो आता है प्रोनाउन वह क्या आएगा, इट ही आएगा। इसको थोड़ा कलर चेंज करते हैं, समझ रहे हैं। तो इट जो है से सिंगुलर नाउन के लिए आया है। तो ये जो क्रूड ऑयल के बारे में बोला जा रहा है कि यही है कि मेनी डिफरेंट सब्सटेंसेस होता है इसमें। ठीक है, सच हाइड्रोकार्बन वर्ड आ गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, जो हाइड्रोकार्बन वर्ड है, लग रहा है ऐसे जो हाइड्रोकार्बन वर्ड्स होते हैं, यहाँ देखिए पहले जो है से कुछ यूज किया हुआ है, तो ये सेंटेंस पहले डी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ देम, यानी कि बोला जा रहा है कि जब कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है तो उनमें से अधिकतर चीज, तो मोस्ट ऑफ देम आर कॉम्बिनेशंस ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। कहने का मतलब है कि उनमें से अधिकतर जो चीज होता है वह हाइड्रोजन और कार्बन से बना होता है इन वैरिंग प्रोपोर्शन, तो अलग अलग प्रोपोर्शन में होता है। जैसे आप लोग पढ़े होंगे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ये सब। तो जैसे जैसे उन लोग का जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन और कार्बन एटम बढ़ता जाता है, प्रॉपर्टी थोड़ा चेंज होते जाता है। आप लोग को आइडिया होना चाहिए। ओके, तो समझ लीजिएगा। तो क्रूड, अब यहाँ पे तो ऑप्शन नंबर ए मिल चुका है। उसके बाद सच हाइड्रोकार्बन, अब यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है, तब जाकर हाइड्रोकार्बन यूज करना सही रहेगा। तो सच हाइड्रोकार्बन आर आल्सो फाउंड इन अदर फॉर्म सच। अब देखिए ये सब हाइड्रोकार्बन तो आप लोग क्रूड ऑयल देखने को मिल ही गया। तो ये सब हाइड्रोकार्बन से कुछ भी अलग अलग चीज में बिटुमिन होता है, कोयला वगैरह देखिएगा, एस्फाल्ट है और नेचुरल गैस है, तो ये सब भी आपको पता चल जाए, मतलब देखने को मिल जाएगा हाइड्रोकार्बन ना, यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन का कंटेंट। जैसे कि नेचुरल गैस में बात कीजिएगा तो इसका फॉर्मूला CH4 होता है, तो इसमें कार्बन है और हाइड्रोजन है। ओके, तो इस तरह समझिएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका डी चला जाएगा, यानी कि 4 नंबर। तो BCAD सही आंसर होगा। ये वाला ऑप्शन क्यों नहीं आया? क्योंकि हाइड्रोजन और कार्बन के बारे में इस वाला पार्ट में पहले डिस्कस किया गया था। तो हाइड्रोजन और कार्बन का मिक्सचर से जो है हाइड्रोकार्बन बनता है, तब जाकर ये पार्ट नंबर आपको डी को लेना है। इसीलिए जो है यहाँ पे जो है डी जो है लास्ट सेंटेंस हो गया। तो इस तरह से मीनिंगफुल पैराग्राफ में इसको बना सकते हैं इस तरह से। ओके, तो दैट्स इट फॉर दिस क्लास। क्लास कैसा लगता है अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। बाकी चैनल से जरूर जुड़े, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। बर्न टू अर्न, ये जो टैगलाइन है चैनल का, इसको लाइफ में जरूर इंप्लीमेंट कीजिए। ठीक है, जो तपा ज्यादा है वही जो है से निखर कर आया है। तो सोना को बहुत तपाया जाता है, ठीक है, तब जाकर देख कितना सुंदर आभूषण बनता है। ठीक है, बहुत लोगों का गले, कान, नाक सबकी शोभा बढ़ाते रहता है, कितना तो रिंग भी पहनते हैं, समझ सकते हैं। तो अपने आप को हमेशा मेहनत करते रहिए, मेहनत वाले जोन में डालिए, सफलता जरूर मिलेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज जो है से इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। लेक्चर का जरूर बताइएगा कैसा लगा, और जो पैसेज है वो भी आपको मिल जाएगा एग्जाम से पहले। तो इस तरह से करते रहना है, रीडिंग जरूर कीजिएगा। रीडिंग कीजिएगा तो बहुत चीज़ ठीक हो जाएगा। ओके, सुन भी सकते हैं, जैसे कि टेलीविजन पर इंग्लिश का प्रोग्राम आता है तो अच्छा रहेगा। खासकर जो न्यूज आता है उसको जरूर सुनना चाहिए, उससे कंटेंट पर भी आपका कवर हो जाएगा। तो सुनना क्या है वो भी बहुत जरूरी है। ये स्टूडेंट लोग को ना फूक कर कदम रखना होता है। ठीक है, फालतू चीज माइंड में अगर लाइएगा, फालतू जो चीज होता है वैसा काम कीजिएगा तो पढ़ने में डिस्टर्बेंस हो सकता है। जैसे दिन भर रील घुमाते रह रहे हैं, जो ऐसे
शॉर्ट चलाते रहें, तो वो सब चीज़ माइंड में घूमते रहेगा। तो आप लोग को माइंड को कहाँ पे सेट करना है उसको ध्यान रखिएगा, अदरवाइज भटक जाइएगा। ये सब जो फालतू चीज़ कीजिएगा ना तो माइंड में भटकाव आएगा तो पढ़ाई नहीं होगा। ठीक है, शांति बहुत जरूरी है। तो पीस अपने लाइफ में लाइए और आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, तो इन्हीं शब्दों के साथ आज के लेक्चर को समाप्त करते हैं। वंदे भारतम, जय हिंद।